हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग मेंस इन 300 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और मेंस इन 300 टॉपिक्स के इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी करंट अफेयर्स रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ रहे हैं, टॉपिक्स रहे हैं, वो हम यहाँ पर लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है ऑल्टरनेटिव्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। तो मेंस इन 300 में बेसिकली हम जितने भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के इशूज़ होते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। तो अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक्स आपके लिए ज़रूरी है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो अगर आप पूरा पढ़ोगे उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन ही जाएगा। तो पहला है आपका ऑल्टरनेटिव्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि 48 G7 समिट हुआ था। तो यूएस ने और G7 के जितने भी अलाइज हैं उन्होंने ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, ये एक प्रोजेक्ट निकाला है। तो इन्होंने क्या किया था कि 2021 में ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया था कि हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है $40 ट्रिलियन का, इसको और ज़्यादा कम करेंगे डेवलपिंग वर्ल्ड में। तो ये जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो अभी लॉन्च इन्होंने किया है 48 G7 समिट में, ये बेसिकली जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड था इसी का ही एक रीलॉन्च काइंड ऑफ है। और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड क्या है, आप कह सकते हो कि ये एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का पूरा इनिशिएटिव था, मेनली चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग की जो पूरी फॉरेन पॉलिसी थी उसका ये एक सेंटर पीस था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये जो B3W प्लान है इनका, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ऑल्टरनेटिव है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका हुआ? चाइना का। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यूएस और G7 जितने भी अलाइज हैं इनका पूरा एक ऑल्टरनेटिव स्टार्ट किया हुआ है कि चाइना जो है वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इनको भी करना है। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, तभी आप ये पार्ट भी समझ पाओगे। तो सबसे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो एक अभी आप थ्योरी पे मत जाओ या जो लिखा है उस पे मत जाओ, मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ कि ये है क्या। ठीक है। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको पहले वन बेल्ट वन रोड कहा जाता था, तो OBOR इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या है? बेसिकली एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी निकाली थी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2013 में। तो बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका ये सेंटर पीस रहा था। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2013 में ये पूरा अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी निकाली थी कि हम लोग अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करेंगे और बाकी देशों में भी डेवलप करेंगे। तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी निकाली कि हम नियरली अराउंड 150 कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। अब जब भी हम OBOR पढ़ते हैं, मतलब कि वन बेल्ट वन रोड, ये इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं, तो रोड से हमें क्या पता लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। मेनली क्या पता लगता है कि ये तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ना। बट ये सिर्फ इतना ही नहीं था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली चाइना का ऐसा प्रोग्राम था, एम्बिशियस प्रोग्राम, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा था, साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है। तो डिजिटल और फिजिकल दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट किया गया, एशिया से लेकर फिर यूरोप तक गए, फिर उसके बाद मिडल ईस्ट, सारे कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो कवर की गई इस इनिशिएटिव के अंडर। अब यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ कि बेल्ट जो है, यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये। तो बेल्ट जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसका बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो बेल्ट बेसिकली सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पर क्या था कि जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो इनिशिएटिव था, उसको मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जो सिल्क रोड है, ये अपना जो नाम है वो पहले के टाइम का वो जो सिल्क टेक्सटाइल्स का जो पूरा ट्रेड चलता था वहाँ से ये नाम लिया गया है। तो सिल्क टेक्सटाइल्स का जो ये ल्यूक्रेटिव ट्रेड चलता था वहाँ से ये नाम लिया गया है। तो ये
एक्सक्लूसिवली चाइना में ही होता था ये चीज़। तो ये जो नेटवर्क है वो हान डायनेस्टी थी सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ से इसके हान डायनेस्टीज़ ने जैसे जैसे एक्सपैंड करना शुरू किया तो ये नेटवर्क जो है वहाँ से स्टार्ट हो गया था अराउंड 114 BCE के टाइम पर। और ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा पैसिफाई भी हो गया था। तो बेल्ट जो है वो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का ही एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर यही रेफ़र किया गया था कि जितने भी ओवरलैंड रूट्स हो गए, ओवरलैंड रूट्स उसको प्रपोज किया गया था कि जितने भी ओवरलैंड रूट्स हो गए तो उसको तो हम रोड से, रेल ट्रांसपोर्टेशन से इन सबको कनेक्ट करेंगे थ्रू, कैसे कनेक्ट करेंगे, जो लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशिया है उस पूरे को हम रोड रेल वगैरह से सारा कनेक्शन बिठाएंगे। तो नेटवर्किंग करने की यहाँ पर बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत जो हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स थे वेस्टर्न रीजन्स के उन सबको कनेक्ट करने के बात की गई थी। जबकि जो यहाँ पर रोड है, अब यहाँ पर आपने बेल्ट का तो पढ़ लिया कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एक इनिशिएटिव है। अब इसमें रोड, रोड क्या सिग्निफाई करता है, तो रोड बेसिकली सिग्निफाई करता है जो 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड था उसको सिग्निफाई करता है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रोड वर्ड। ठीक है, इसको क्या बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस था कि जो भी इंडो पैसिफिक सी रूट था, इंडो पैसिफिक सी रूट्स थे, तो ये जितना भी इंडो पैसिफिक सी रूट्स थे उसको साउथ ईस्ट एशिया से लेकर जाया गया। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया कवर किया गया। साउथ ईस्ट बेसिकली चाइना का मोटिव यही है कि सारे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको कवर कर ले, ओशियंस वगैरह को कवर कर ले। उससे क्या हो रहा है, अभी एक सॉवरेनिटी पे भी थ्रेट हो रहा है, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगी। बट इससे इंडो पैसिफिक सी रूट से कवर होने लगी, साउथ ईस्ट एशिया कवर किया, फिर साउथ एशिया भी इन लोगों ने कवर किया, फिर यहाँ पर मिडल ईस्ट कवर कर रहे हैं, मिडल ईस्ट कवर कर रहे हैं, फिर अफ्रीका, ये पूरा रीजन कवर करने का ही चला था ये 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड से। तो कुछ एग्जांपल्स भी हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, स्काई स्क्रेपर्स में इन्वेस्टमेंट करना, रेल रोड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट हो गई, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, देन एयरपोर्ट्स हो गए, फिर डैम्स हैं, फिर कोल फायर्ड पावर स्टेशन है, ठीक है, पावर स्टेशंस एंड रेल रोड टनल्स, ठीक है, इन सब में एक्सपैंड करने लगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। ओके, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ये 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड के बारे में भी शॉर्ट में बोलूँ तो ये कॉमनली एक मैरीटाइम सिल्क रोड ही है, ठीक है, जो कि आपका जितना भी रीजन है यहाँ का उनको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक मैरीटाइम सिल्क रोड है और ये एक सी रूट पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि एक चाइनीज स्ट्रैटेजी है, एक इनिशिएटिव है, चाइना की स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव कह सकते हो आप इसको, ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सके और ज़्यादा जो आपका जो पूरा हिस्टोरिक सिल्क रूट था उसमें कोलैबोरेशन किया जा सके। तो सिल्क रोड जो पूरा था, हिस्टोरिक आपका जो सिल्क रोड था, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन करना, ये चाइना की ये स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लिया गया था। तो ये जो मैरीटाइम सिल्क रोड है ये साउथ चाइना सी से स्टार्ट हो रहा है, साउथ चाइना सी, ये आपको मैं मैप में दिखा देती हूँ, बेटर समझ में आएगा। ये दोनों आप देखोगे आपको ये बेटर समझ में आ जाएगा अभी। तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये जो पूरा पिंक वाला एरिया है ना, तो ये पूरा आपका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो सिल्क रोड का मैंने आपको यही बताया था कि ये जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है ये बेसिकली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रमोट करती है, जितना भी हब्स हैं चाइना के वहाँ पर, और भी पूरे यूरेशिया में आप देख ही सकते हो, ये पूरा यूरेशिया कवर कर रही है, पूरे यूरेशिया को रीच आउट कर रही है। अब यहाँ पर एक इशू ये भी है कि ये एक लिंक इसमें है, ये यूरेशिया को कवर तो कर रही है पर इसमें एक लिंक भी इंक्लूड हो रहा है म्यांमार से इंडिया में, म्यांमार टू इंडिया एक लिंक इसमें आ रहा है। तो इसी वजह से इंडिया को थोड़ा ये
थ्रेट फील होता है कि हमारे सॉवरेनिटी को यहाँ पर थ्रेटन किया जा रहा है। ओके, तो ये एक इशू है। अब 21st सेंचुरी जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, तो मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये कौन कौन सा एरिया कवर कर रहा है? तो पूरा यहाँ पर साउथ चाइना सी आ रहा है ना, साउथ चाइना सी, फिर धीरे धीरे करके पूरा आपका इंडो चाइना रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा रीजन, इंडियन ओशन आ गया, और फिर यूरोप और अफ्रीका, ये पूरा रीजन ये यहाँ पर कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इश्यूज ये आ रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया की सॉवरेनिटी भी थ्रेट हो रही है, नियो इम्पीरियलिज्म काइंड ऑफ एक स्ट्रैटेजी बन रही है, और एक कोलोनियलिज्म काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी बन रही है यहाँ पर के, और चाइनीज़ सिर्फ चाइना ने अपने आप को ही सेंटर पोजीशन पे रखा हुआ है, और रादर देन दूसरी कंट्रीज़ को एड करना, ये दिख तो ऐसा रहा है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करेंगे और दूसरी कंट्रीज़ को एड करेंगे, दूसरी कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, पर बोला तो यही जा रहा है, पर ऐसा दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर एड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने यहाँ पर एक डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी स्टार्ट की है, तो ये एक ज़्यादा डेंजरस टाइप ऑफ डिप्लोमेसी है। तो ये इसके बारे में भी अभी हम पढ़ लेते हैं। सो एज यू कैन सी हेयर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको कि क्या है थियोरेटिकल वे में, कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करता है और बहुत सारी कंट्रीज़ का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाने की बात करता है। और रूट जो कवर किया गया है, हिस्टोरिक सिल्क रोड का पूरा जो रूट है वो यहाँ पर कवर किया गया है। 2013 में लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, और 2016 तक इसको वन बेल्ट वन रोड कहा जाता था। अब जो BRI है उसमें दो इनिशिएटिव आते हैं, एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट आता है और दूसरा 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ तो इश्यूज देखो आए होंगे जिसकी वजह से BRI का ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ा, है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि क्वेश्चन जो होते हैं ना काफ़ी हद तक लिंक्ड होते हैं। अभी कॉजेस ऑफ एमरजेंस ऑफ BRI ऑल्टरनेटिव, मतलब कि BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑल्टरनेटिव क्यों लाना पड़ा। तो BRI के जो क्रिटिसिज्म आपने लिखे होंगे लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जब BRI न्यूज़ में था, वही क्रिटिसिज्म ही तो कॉजेज होंगे ना, कि उसकी वजह से तो BRI का ऑल्टरनेटिव लाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हो क्या रहा था, फिर उसके बाद हम थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, हो ये रहा था कि यहाँ पर चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, इसने लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज जो थे उनका काफ़ी डेप्थ में चले गए थे वो। ठीक है, हिडन डेप्थ आ गया था उनके पास, और काफ़ी ज़्यादा डेट था, अराउंड $385 बिलियन का। अब इश्यूज भी होने लगे थे कुछ कुछ। अब इश्यूज़ क्या थे? सबसे पहली चीज़ तो कंट्रीज़ जो हैं वो और ज़्यादा डेप्थ में चली गई थी, तो इन डेप्टिंग कंट्रीज़, तो यहाँ पर क्या था, चाइना जो है वो एड की बजाय डेप्ट को यूज़ कर रहा था अपनी पोजीशन को और ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाने के लिए। तो डोमिनेंट पोजीशन अपना इस्टेब्लिश करने के लिए डेप्ट एक एज अ पॉलिसी यूज़ किया जा रहा था इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनेंस मार्केट में। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेसिकली वो नेशंस को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेप्थ में डाल रहा था। तो अब हो क्या रहा था कि चाइना का जो BRI है और इंडिया के बीच में क्या इशू आ रहा था। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने चाइना के साथ अग्रीमेंट साइन किया था कि हम लोग BRI प्रोजेक्ट्स में आपको सहयोग देंगे, कॉपरेट करेंगे, जैसे कि रेलवेज, पोर्ट्स में, हाईवेज और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बोला गया था। और बट जो रूट था BRI का वो थोड़ा सा एक आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डेंजरस पोजीशन आती है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो चीज़ मैंने आपको बताई ऑलरेडी कि म्यांमार को इंडिया से लिंक करता हुआ एक यहाँ पर लिंक है, म्यांमार टू इंडिया। फिर दूसरा चीज़ जो मैरीटाइम सिल्क रोड में आता है, तो साउथ चाइना सी, इंडो चाइना, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशियन वगैरह पूरा कवर कर रहा है अफ्रीका और यूरोप जाने के लिए, तो वो भी एक इंडिया की सॉवरेनिटी पर एक थ्रेट आता है। अब क्या इश्यूज़ आ रहे थे BRI में जिसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ा, या फिर BRI का क्रिटिसिज्म की ही अगर आप बात करो, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या था कि चाइना की एक मोनोपोली हो गई थी। तो चाइनीज़ मोनोपोली देखी गई थी हर एक प्रोजेक्ट में।
जैसे कि जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए थे बीआरआई में वो मोस्टली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज और चाइना में जितने भी बैंक्स हैं उन्हीं के द्वारा किए गए थे। तो ज़्यादातर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में ही चले गए चाइना में, ठीक है। तो जितनी भी होस्ट कंट्रीज़ थी या बाकी कंपनीज़ थी उनका तो कोई रोल रहा ही नहीं ना, पूरा पूरा रोल तो चाइना का ही आ गया। तो यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो चाइना की मोनोपोली पर ही चल रहे थे। तो प्रोजेक्ट्स में चाइनीज़ मोनोपोली हो गई, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इंक्रीज्ड करप्शन देखा गया, करप्शन बढ़ गया। फिर कंपटीशन भी कम हो गया, रिड्यूस्ड कंपटीशन। कैसे कैसे कम हुआ? जो चाइना की मोनोपोली थी वो किस चीज़ में हो गई थी कि हम आपको उधार देंगे और आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो। इससे क्या हुआ? अब आपको भी पता है कि गवर्नमेंट में उधार का मतलब कहाँ जाता है पैसा, ठीक है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो कितना ही डेवलप होता है, एक बारिश आती है रोड पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो कितना ही ये लोग रोड डेवलप कर रहे होंगे बहुत अच्छे से सब समझ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि चाइना की मोनोपोली लेंडिंग में तो हो गई थी, तो ये लोग कह रहे थे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, बट उससे क्या हो रहा था? करप्शन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और सिंस यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कोई पार्टिसिपेशन था ही नहीं, जिसकी वजह से और ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एलिमेंट जो है प्रोग्राम में वो तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉम्पिटिटिव एलिमेंट तभी आता है जब थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी यहाँ पर, लैक, इनके जितने भी प्रोजेक्ट थे इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखी गई और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी देखे गए, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब यहाँ पर क्या था, ये जो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी थी इनकी, इससे क्या हो गया था? ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी, अनरीजनेबल लोन कंडीशन थी, जिसकी वजह से ये स्कीम जो है बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर भी दिख रही थी। तो बहुत सारे ऐसे बीआरआई प्रोजेक्ट थे, अराउंड 236 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने डेट रिलेटेड प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे। फिर दूसरी एनवायरमेंटल कंसर्न्स कैसे हो गए? क्योंकि जितना भी स्टील और सीमेंट था उसका डंप होने लगा था, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी रेज हो गए थे। फिर चौथी चीज़ आती है कि ये जो बीआरआई था एक टोटल फेलियर साबित हो रहा था, क्योंकि चाइना ने ज़्यादातर अपने जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स थे या जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो ऐसी कंट्रीज़ को बेच दिए थे जो कि चाइना को इस तरीके से देख रही थी कि ताकि इकोनॉमिक मॉडल जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वो और ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, और वही सेम पाथ पे चलना चाह रहे थे। बट चाहे वो कंट्रीज़ के लिए ये इकोनॉमिकली भी वायबल ना हो, फिर भी वो चाइना को भी और अपने मॉडल को भी एक सक्सेसफुल होते हुए देखना चाह रहे थे। तो चाइना ने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड कर दिया था, और वो अपना ये जो एड प्रोग्राम थे वो खुद ही नहीं सस्टेन कर पा रहे थे, क्योंकि दिक्कत आ गई थी, डेट में जा रहे थे बार बार। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो प्रोजेक्ट्स थे वो शुरू तो हुए पर ख़त्म नहीं हो पाए। आप समझ रहे हो? तो ये क्या है? एक रेसिपी फॉर टोटल फेलियर। तो प्रोग्राम स्टार्ट तो हुए पर प्रोग्राम्स ख़त्म नहीं हो पाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर ही फंसे रह गए, ठीक है। फिर जितना भी रिस्पॉन्स आया रिसेपिएंट कंट्रीज़ का वो भी कुछ खास नहीं आया था। तो चाइना जो है वो बीआरआई का बैकलैश और ज़्यादा झेल रहा था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में, जो कि डेप्ट में चली गई थी और यहाँ पर बीआरआई को पूरा प्रोटेस्ट कर रही थी। और इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में तो ऐसे पॉलिसी मेकर्स थे जिन्होंने हाई प्रोफाइल बीआरआई प्रोजेक्ट्स को भी कैंसिल कर दिया था, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि हम लोग दोबारा से एक बार सोचेंगे कि जो बीआरआई पार्टिसिपेशन में जो बेनिफिट्स थे वो रिस्क ज़्यादा बन रहे हैं, बेनिफिट्स कम बन रहे हैं, ठीक है। तो रिसेपिएंट कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स भी एक क्रिटिसिज्म था, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे अब क्रिटिसिज्म के बाद ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि इंडिया के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो कंसर्न्स क्या हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उसमें इश्यूज आएंगे। सो दिस BRI प्रोजेक्ट वाज इन अ वे हैम्परिंग इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स। किस तरीके से, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पास होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से और बलूचिस्तान से। अब ये जो एरियाज़ हैं, ये दोनों ही एरियाज़ में आपको पता है कि टेररिज्म वगैरह और सिक्योरिटी रिस्क काफ़ी रहते हैं, तो काफ़ी टाइम से एक इंसर्जेंसी चल रही है यहाँ पर। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो सबसे पहले तो इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं साउथ एशियन रीजन में, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ ही साथ दूसरी चीज़ है कि CPEC जो है वो अफ़गानिस्तान में भी एक्सटेंड हो रहा है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफ़गानिस्तान में जाने की वजह से इंडिया की जो पोजीशन है अफ़गानिस्तान के साथ के जो इंडिया के रिलेशंस है अफ़गानिस्तान के साथ, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पार्टनर, वो चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी चीज़, चाइना का जो स्ट्रेटेजिक राइज है सब कॉन्टिनेंट में, उससे भी इंडिया को एक थ्रेट है। कैसे? तो दूसरी चीज़ है आपका चाइनाज़, यहाँ पर क्या है बेसिकली कि जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है विच इज़ CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बाद अब चाइना जो है वो एक चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से तिब्बत को नेपाल से लिंक किया जाएगा। तो इससे भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंड पॉइंट्स हैं इस प्रोजेक्ट का वो गैंगटिक प्लेन की बाउंड्रीज को टच करते हैं। इसी वजह से ये जो तीनों कॉरिडोर हैं ये इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रैटेजिक राइज जो है चाइना का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसको सिग्निफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इश्यूज हो रहे हैं। इसी की वजह से एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए पूरे वर्ल्ड से रिस्पॉन्सेज आए हैं, ग्लोबल रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं, जिसमें से एक रिस्पॉन्स है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, जो कि एक ऑल्टरनेटिव है। तो G7 कंट्रीज़ ने ये बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव जो है 47 G7 समिट में प्रपोज किया था, ताकि चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर किया जा सके। और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड भी एक जो इनिशिएटिव है, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इन्वेस्टमेंट किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट हो रहा है डेवलपिंग और लोअर इनकम कंट्रीज़ में, उसको एड्रेस करने के लिए लाया गया था, जो कि पूरा स्पेस ज़्यादातर चाइना ने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है। फिर एक और आया था इनिशिएटिव, ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव था, ये भी मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव था। US, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने सारी गवर्नमेंट्स को इकट्ठा करके और एक प्राइवेट सेक्टर सिविल सोसाइटी बनाई, और ये प्राइवेट सेक्टर हो गया, सिविल सोसाइटी, जितनी भी जगह हैं सबको कलेक्टिवली एक आगे एक हाई क्वालिटी ट्रस्टेड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में काम किया था। है सिमिलर ही चीज़ है, सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट अलग अलग कंट्रीज़ को ये सिग्निफाई कर रहे हैं, अलग अलग एलाइज हैं, अलग अलग कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ब्लू डॉट नेटवर्क भी एक इसी तरीके से 2019 की बनाई हुई एक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम था। ठीक है, फिर एक ग्लोबल गेटवे करके भी था, जिसमें जो कि BRI से बेसिकली कम्पीट कर रहा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था ग्लोबल गेटवे, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम थी। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर चलती आ रही थी। तो यहाँ पर इसी के बारे में, ये जो ऑल्टरनेटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसी के बारे में बात की गई है। तो ये जो PG2 है, PG2 इज़ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये सेकंड पार्ट जो है इसका, ये जो है इसको G7 का एक काउंटर माना गया है कि चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए लाया था कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड प्रोजेक्ट जितने भी हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, उसमें हम लोग ये कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब बिठाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की गई थी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप समझ गए हो। कॉजेज़ ऑफ एमरजेंस ऑफ BRI ऑल्टरनेटिव, क्यों लाया गया, BRI का कोई ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो उसके कॉजेज़ वही हैं जो BRI के आपके क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले तो लैक्स इंक्लूसिवनेस। बेल्ट एंड रोड जो है वो एक यूनिफाइड या कोहेरेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक ये जो बायलैटरल अरेंजमेंट जो है, जो कि अलग अलग टर्म्स पे बनाए गए हैं, उनका एक फ्रेगमेंटेड कलेक्शन है। अलग अलग टर्म्स पे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो ये क्या है, पूरा चाइना पर ही फोकस्ड है ये।
इसी वजह से इंक्लूसिवनेस तो लैक कर रहा है। दूसरी चीज़ नॉन ट्रांसपेरेंसी, जो बताया मैंने आपको, जो बीआरआई का ओपेक नेचर है वो एक इशू है, और लोन पे लोन बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक मेजर कंसर्न है। फिर थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ कर रहा है। अलग अलग डेवलपिंग नेशंस में अलग अलग प्रोजेक्ट्स फंड किए जा रहे हैं, अनरीजनेबल लोन्स हैं, अनसस्टेनेबल लोन्स हैं, और उसके बाद डेब्ट दिया जा रहा है ताकि उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर, जो दूसरी डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर लेवरेज लिया जा सके। तो एक ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो चल रही है चाइना की, वो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट आता है इसमें, इस पूरे प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रेवोबेशंस। तो बहुत सारे ऐसे बीआरआई इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्होंने ओपेक बिडिंग प्रोसेसेस चलाए हैं, मतलब कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पर, और चाइनीज़ फर्म्स का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ये, और ये प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी कैंसिल हुए हैं, पॉलिटिकल बैकलैश भी काफ़ी फेस करना पड़ा है। फिर स्लो प्रोग्रेस, अभी बताया मैंने आपको बीआरआई का जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट तो हो गए हैं बट अटक गए हैं, ख़त्म नहीं हो पाए हैं वो, ठीक है, इंस्टॉलेशन और इम्प्लीमेंटेशन वाली जगह पर ही फंस गए हैं। तो क्यों फंसे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें रीजंस आते हैं, जैसे करप्शन स्कैंडल्स हो गए, लेबर वायलेशंस हैं, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट, बहुत सारे। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से 35% जो बीआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मेजर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी मैंने आपको बताया कि बीआरआई जो है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था कि बहुत ज़्यादा सीवियर और इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स इसके हो रहे हैं एनवायरनमेंट पर, और जिसने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के प्रोग्रेस को काफ़ी ज़्यादा जियोपार्डाइज किया है, तो एक खतरे में डाल दिया है, ठीक है, थ्रेट है ये। अब और भी काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स थे बीआरआई के जो मैंने आपको बताया है। ईयू का जो ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। $300 बिलियन के इन्वेस्टमेंट लिए गए थे 2021 में और 2027 तक के, ताकि एक ग्लोबल रिकवरी किया जा सके। तो ये बात की गई, सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ही सब काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ये भी इंडिया और जापान के द्वारा रखा गया था, आगे प्रपोज किया गया था 2017 में, और इसमें भी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिविटी के बारे में बात की थी अफ्रीका के साथ। तो इंडिया के क्या कंसर्न्स है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, उस वो भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। बट पहला कंसर्न जियो पॉलिटिकल कंसर्न है, इंडिया जो है वो बीआरआई के इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी कंसर्न्ड है, और जो भी कनेक्टिविटी बिठा रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव छोटी छोटी साउथ एशियन कंट्रीज़ में और इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स में, वो एक कंसर्न की बात है इंडिया के लिए। दूसरा, इंडिया को सॉवरेनिटी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, तो सॉवरेनिटी को हमारे खतरा है। क्योंकि देखो इंडिया जो है वो ये जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं बीआरआई के, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि चाइना का जिंगजियांग ऑटोनॉमस रीजन को पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस से कनेक्ट करता है, तो ये इससे भी इंडिया अपोज करता है। क्यों करता है ये पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ, कनेक्टिविटी, और अब तो नेपाल वाला इशू भी है। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, एक तो मौसम प्रोजेक्ट इंडिया ने स्टार्ट किया था ताकि इंडियन ओशन रीजन्स में अलग अलग कंट्रीज़ के साथ उनके बायलैटरल टाइज हमारे और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाएँ। फिर नेक्स्ट सागर है, जिसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सागर कंसेप्ट स्टार्ट किया था इंडिया ने, काफ़ी सारे इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि सबसे पहले तो मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन लिटरल स्टेट्स में, इनको इन्हांस करना। फिर थर्ड है कलेक्टिव एक्शन को और प्रमोट करना ताकि मैरीटाइम थ्रेट से डील किया जा सके। नेक्स्ट इज़ और ज़्यादा ग्रेटर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट प्रमोट करना, बिल्ड करना मैरीटाइम रूल्स के लिए, नॉर्म्स के लिए, और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स पर जाना। नेक्स्ट इज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा एड इन्वेस्टमेंट हो सके उतना ज़्यादा और बाकी की जितनी भी इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स हैं वो इकट्ठा करना, ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स में, उसको काउंटर किया जा सके। तो ये आपका पूरा टॉपिक था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑल्टरनेटिव क्यों लाया गया, क्या है ये ऑल्टरनेटिव। तो ये अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ऑल्टरनेटिव्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मेन जो फोकस होना चाहिए आपका, होना चाहिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, कि होता क्या है, सबसे पहले आप ये बात करते हो, ठीक है। तो यही होना चाहिए इसमें।
तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है। अगर थोड़ा सा वे फॉरवर्ड 1-2 पॉइंट आप और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि एक पार्टिसिपेटरी ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, जैसे ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए और ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ के द्वारा, जो कि एक पार्टिसिपेटरी हो नेचर में, ताकि जो भी रिसेपिएंट कंट्री है, ये जो होस्ट कंट्री है जिसके साथ भी डील हो रही है, उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना जाना चाहिए। अनलेस होस्ट कंट्री के साथ एक पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर जो है एक ऑल्टरनेटिव पार्टिसिपेटरी ऑल्टरनेटिव्स भी अपने रखने चाहिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, और ज़्यादा जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनको, डेवलपिंग कंट्रीज़ या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के साथ ऑल्टरनेटिव फंडिंग सोर्स भी आप कह सकते हो होना चाहिए, कि अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंडिंग होनी चाहिए इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की। और जो बड़े नेशंस हैं उनको आगे आना चाहिए, बेसिकली वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इनवाइट करना चाहिए, ताकि वो भी अपने असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें इन इश्यूज़ में। इंडिया का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इंडिया को अपने पार्टनर्स के साथ, जितने भी रीजन में अपने पार्टनर्स हैं उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो इंडिया का रोल यही रहेगा कि अपने इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, साउथ एशिया पूरा रीजन, इसमें जितने भी इसके पार्टनर्स हैं, इंडिया को काम करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स के साथ, ताकि एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी अरेंजमेंट जो है अपने नेबर्स को भी इंडिया प्रोवाइड कर पाए। कनेक्टिविटी जो है वो एक फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस तो करती ही है, ठीक है, तो इसलिए कनेक्टिविटी बिठाना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसी बारे में बात की है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है उसके साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो, कि इंडिया अकेला तो कुछ नहीं कर सकता है, बट आप साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। लार्जर इंडियन ओशन में जितनी कंट्रीज़ हैं कोलैबोरेट कर सकते हो। तो अपने जो पार्टनर्स हैं जापान जैसे, उनसे आप हेल्प ले सकते हो, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हेल्प ले सकते हो। और एक ऑल्टरनेटिव बेसिकली क्रिएट करना चाहिए, कि जितनी भी चाइना जो कनेक्टिविटी बिठा रहा है, कनेक्टिविटी कॉरिडोर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उससे एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज है काफ़ी अच्छा खासा, तो ऑलरेडी ये लोग रीजन में हैं ही, है ना, कुछ एक्सटेंट तक तो है ही एटलीस्ट, तो उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। इंडिया को अपने एडवांटेजेस जो हैं, जितने भी एडवांटेजेस ये हर एक नेशन ये जो ऑफ़र कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस जैसी कंट्रीज़ जो एडवांटेजेस ऑफ़र कर रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और उसको अपने लेवरेज के लिए यूज़ करना चाहिए, ताकि इन कंट्रीज़ के साथ एक कॉमन इंटरेस्ट में कोलैबोरेट किया जा सके, और एक स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी गोल्स को आगे परस्यू किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, क्योंकि चाइना तो इन दी एंड अपने ही गोल्स पर और अपने इंटरेस्ट पर फोकस कर रहा है, इसी वजह से चाइना ने पूरा ये नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बिठाया है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के साथ, जो कि काफ़ी डेट में जा चुके हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके इंडिविजुअल कंट्री के साथ डील करोगे, हो सकता है कि कुछ हो। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की है। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज़ में, तो आपको यहाँ पर ये मेंस इन 300 टॉपिक का एक कोर्स मिलेगा। तो मेंस इन 300, अभी तो दिवाली 30 कूपन भी चल रहा है, तो अगर आपको चाहिए तो ये डिस्काउंट कूपन यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मेंस इन 300 टॉपिक्स में टॉपिक लिस्ट जो भी कवर की जाएगी, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, पूरी टॉपिक लिस्ट यहाँ पर गिवन है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन कौन से टॉपिक हैं ये भी देख सकते हो, बाकी सब्जेक्ट के भी आप टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये अभी जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर कवर किए गए हैं, और मेंस इन 300 टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते ही हैं, और मोर और लेस टॉपिक्स सेम रहते हैं, बस अपडेट्स आती हैं उसमें। तो कंटेम्प्रेरी इशूज़, करंट अफेयर्स इशूज़ सारे कवर किए गए हैं मेंस इन 300 टॉपिक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब 300 टॉपिक में करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और 300 लोग कहते हैं कि 300 टॉपिक बस काफ़ी हो जाते हैं, ये भी आप कर जाओगे, मोर देन इनफ है। 300 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, कंटेम्प्रेरी इशूज़ मतलब कि जो हर साल न्यूज़ में रहते ही हैं, है ना, वो कंटेम्प्रेरी इशूज़ है। फॉर एग्जांपल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये कंटेम्प्रेरी इशू है, क्योंकि ये पहले भी न्यूज़ में रह चुका है, बस इसमें एक अपडेट आया है, इस वजह से इस बार भी न्यूज़ में है ना। और करंट अफेयर्स वो होते हैं जो एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक, कोई नया बिल पास हो गया, नई पॉलिसी आ गई, कोई नया इंटरनेशनल अग्रीमेंट आ गया, बिल्कुल ही नए, वो होते हैं करंट अफेयर्स। तो ये सारे टॉपिक्स हमने मेंस इन 300 में कवर किए हुए हैं। बाकी जो भी आपको डिटेल चाहिए इसके रिगार्डिंग, जो भी कुछ चाहिए डिटेल्स, आपको इसी पेज से आपको मिल जाएगा।
So that's all for today, and thank you for watching the lecture.